16 तारीख की रात करीब 9 बजे मैं ऋषिकेश के लिए निकली। रात के लगभग 1 बजे तक मैं वहां पहुंच चुकी थी। अगली सुबह मैं सीधा थाने और फिर कोर्ट गई, क्योंकि एक लड़के को चोरी के इल्जाम में फंसाया जा रहा था, जबकि मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो बिल्कुल इनोसेंट था। अब मैं आपको पूरा मैटर स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। एक लड़का अपने घर से गोल्ड लेकर आता है। बाद में पता चलता है कि वो गोल्ड जो था वो चोरी का था। उसने अपने ही घर में चुराया था, लेकिन उसने अपने दोस्त जो मेरा क्लाइंट है उससे झूठ बोला। उसने कहा कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इमरजेंसी है, मुझे पैसे की जरूरत है, गोल्ड गिरवी रखना है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स पर लोन नहीं हो पाएगा, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स पर लोन दिलवा दो। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे क्लाइंट को बिल्कुल नहीं पता था कि गोल्ड चोरी का है। उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया। उसने मुथूट फाइनेंस में अपने डॉक्यूमेंट पर गोल्ड लोन दिलवा दिया। उसको लोन का अमाउंट उसके अकाउंट में आया, लेकिन उसने वो पैसा कैश निकाल कर तुरंत उस लड़के को दे दिया जिस जो गोल्ड चोरी करके लेकर आया था। उसने पैसे अपना लिए यूज नहीं करे, यानी मेरे क्लाइंट ने। बाद में घर में पता चलता है कि गोल्ड चोरी हुआ है। पेरेंट्स थाने पहुंचते हैं। पुलिस सभी लड़कों को बुलाती है जिनके पास गोल्ड आया था। बिना फॉर्मल एफआईआर के सबसे रिकवरी करवा दी जाती है। जिसके पास सोना मिला वापस करवा दिया गया। जहाँ पैसा गया वहां से पैसा रिकवर करवा दिया गया। अब मेरे क्लाइंट की बारी आती है। यहाँ दिक्कत शुरू होती है। मेरे क्लाइंट ने तो लोन लिया, उसके ऊपर ईएमआई भी आई। उसने मजबूरी में उधार लेकर लोन क्लोज किया, गोल्ड निकलवाया, गोल्ड बेचा, उधार चुकाया। क्योंकि वो गरीब परिवार से था तो वो ईएमआई भरने के लिए लायबल नहीं था। लास्ट 5 मंथ से वो रेगुलर ईएमआई भर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उस लड़के के पेरेंट्स उस पर प्रेशर बना रहे थे कि तुम सोना भी दो और अब पैसा भी दो। पुलिस भी बार बार लड़के को परेशान कर रही थी, यानी मेरे क्लाइंट को। अब मैं आपको क्लियरली लीगल पोजीशन बताती हूँ। सबसे पहले ऑफेंस बनता है थेफ्ट, यानी चोरी का। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 303 के अंतर्गत जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली चुराता है उस पर चोरी का ऑफेंस बनता है। इस केस में जिस लड़के ने अपने घर से गोल्ड चुराया उस पर सेक्शन 303 क्लियरली अप्लाई होता है। दूसरा ऑफेंस बनता है चीटिंग का। बीएनएस सेक्शन 318 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलकर किसी को फाइनेंशियली लॉस करवाता है या गलत रिप्रेजेंटेशन देकर पैसा दिलवाता है तो वो चीटिंग है। यहाँ उसने झूठ बोला, इमरजेंसी का ड्रामा किया और मेरे क्लाइंट को मिसलीड भी किया और लोन दिलवाया, इसलिए सेक्शन 318 भी उसी पर लगेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो जाए कि ये सब प्लानिंग के साथ हुआ है तो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी का एंगल भी ऐड हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मेरे क्लाइंट पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है? क्रिमिनल लॉ का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है मेंस यानी क्रिमिनल इंटेंशन। क्या मेरे क्लाइंट को पता था कि गोल्ड चोरी का है? नहीं। क्या उसने गोल्ड चुराया? नहीं। क्या उसने पैसे अपने यूज में लिए? नहीं। क्या उसने कोई किसी को चीट किया? नहीं। तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे बनेगी? रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी का ऑफेंस तब बनता जब व्यक्ति को नॉलेज हो या रीजन तो बिलीव हो कि प्रॉपर्टी स्टॉलन है। यहाँ नॉलेज ही नहीं थी, इसलिए ना तो चोरी बनती है, ना चीटिंग बनती है, ना रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी बनती है। विदाउट नॉलेज एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्रिमिनल ऑफेंस स्टेबलाइज नहीं होता। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का। मैं जब सीओ साहब और आईओ और एसएचओ से मिली और मैंने उन्हें पूरा लीगल पोजीशन समझाया तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें मेरे क्लाइंट पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। अगर पार्टीज आपस में सेटलमेंट करना चाहे तो करे, वरना पुलिस जबरदस्ती किसी इनोसेंट को क्रिमिनल नहीं बना सकती। अब मान लीजिए फ्यूचर में अगर वो लड़का या उसके पेरेंट्स मेरे क्लाइंट को या उसके फादर को परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, इलीगल तरीके से पैसा मांगते हैं, तो फिर उन पर खुद ऑफेंस बन सकता है। अगर धमकी दी जाती है तो बीएनएस सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटीमिडेशन। अगर प्रेशर में पैसा मांगा जाता है तो बीएनएस सेक्शन 308। अगर बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो बीएनएस सेक्शन 356 डिफेमेशन। देखो, लॉ एक तरह से ही नहीं चलता, जो गलत करेगा उस पर एक्शन होगा। इसलिए लीगल पोजीशन क्लियर है। एक्चुअल क्रिमिनल लायबिलिटी उस व्यक्ति पर है जिसने चोरी की और झूठ बोला। मेरे क्लाइंट पर कोई क्रिमिनल मेंसरिया नहीं है। लॉ इमोशंस पर नहीं, इंटेंशन और एविडेंस पर चलता है। और याद रखिए, हर इंसान जो थाने बुलाया जाता है क्रिमिनल नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ गलत इंसान पर भरोसा कर लेता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, लॉ किसी को सजा देने के लिए नहीं, इंसाफ देने के लिए बना है। अगर कोई गलत करता है तो कानून उस तक जरूर पहुंचता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ भरोसा करने की वजह से फंस जाए तो उसे क्रिमिनल बना देना इंसाफ नहीं होता। क्रिमिनल लॉ एक सीधा सा प्रिंसिपल है, इंटेंशन मैटर्स। जिसने चोरी की, झूठ बोला, प्लानिंग की, लायबिलिटी उस पर बनती है। जिसने बिना जानकारी की सिर्फ मदद की उस पर नहीं। और अगर किसी इनोसेंट को
डराकर, धमकाकर या प्रेशराइज करके पैसा मांगा जाता है तो याद रखिए कानून उसका भी जवाब देता है। मैं हमेशा ये कहूंगी सच थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन कानून के सामने सच ही टिकता है। अगर आप भी किसी लीगल प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं या बिना किसी गलती के परेशान किए जा रहे हैं तो सही और लीगल गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही रियल और लीगल मैटर्स को सिंप्लीफाई करके आप तक लाती रहूंगी। अगर आपको लीगल अवेयरनेस और रियल केसेस ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि कानून जानना हर इंसान का हक है। थैंक यू सो मच।